हेलो ऑफिसर्स, आज की डेट है जुलाई 28। सो लेट्स बिगिन अवर करंट अफेयर डिस्कशन विदाउट एनी लेट। न्यूज़ हमारे पास दो न्यूज़ आई है द हिंदू में। एंड न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक वर्ड इम्पोर्टेंट है जो यूज़ हुआ है एंड दो बार ये आज के न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स ग्रेटिया, और आप इसमें भी देख सकते हैं ये एक नो रिलीफ इन साइट फॉर डिसीट कांस्टेबल वाइफ्स। इसमें कांस्टेबल की डेथ हो गई थी, तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ है। एंड सेम चीज एक डेथ में ही, कीन ऑफ ड्राइवर हु डाइड इन मिंटो ब्रिज, अभी जो दिल्ली में हुआ है, उसमें जो एक ड्राइवर की डेथ हुई है उसमें एक्स ग्रेटिया वर्ड का यूज हुआ है इन दोनों न्यूज में। तो देख लेते हैं क्या चीज है। एक्स ग्रेटिया एक पेमेंट मेड होता है जो कि किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है। तो इसकी मेन बात यह है कि ये एक वॉलेंट्री पेमेंट होता है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी पेमेंट। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कोई पॉलिसी ली है और आकस्मिक डेथ हो जाना, एक्सीडेंटल डेथ हो जाने पे ये आपको पेमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक टाइप का कंप्लीटली वॉलेंटरी पेमेंट होता है और इसमें क्लेम नहीं किया जाता है। बट ये एक टाइप से ये मान लीजिए कि आप ये पार्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है इस पेमेंट को देना। इसको मोस्टली कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है एज ए फेवर। लैटिन वर्ड है एक्स ग्रेटिया, इसका मतलब ही होता है एज ए फेवर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट वर्ड आया है एक्स ग्रेटिया, मीन्स फ्रॉम फेवर, एंड ये वॉलेंटरी दिया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक टाइगर रिजर्व की बात हुई है। कंजर्वेशन इलेटेड एज टाइगर नंबर अप। टाइगर, ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात है कि वर्ल्ड में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया 75% ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ 25% ही अदर कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बाकी 75% इंडिया में है। 2014 से ये रेज हुई है और जो डेटा 2018 में नोट किया गया और 2967 इंक्रीज टोटल नंबर है, तो जो कि 33% एवरेज है। और ये काफ़ी अच्छा नंबर है, जो कि एक टोटल अमाउंट दी गई है 3980 टाइगर जो वर्ल्ड में है, उसका 75% तो इंडिया के पास ही है। तो ये एक अच्छी खबर है। इस न्यूज़ में से हमारे काम की चीज़ क्या आई है? एक टाइगर रिजर्व जिसका नेम आया है नागार्जुन सागर श्री सेलराम टाइगर रिजर्व। तो इसका नाम याद रखना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और अभी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, मेजर पॉपुलेशन इंक्रीज इस ही टाइगर रिजर्व में हुई है, दैट इज NSTR, नागार्जुन सागर श्री टाइगर रिजर्व। ओके, एंड ये कहाँ है? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये आंध्र प्रदेश में है। तो हमें दो चीज़ यहाँ से पता चल गई। एक तो इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। और वो कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में स्टेट है। ये इतना बड़ा है कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में है। अच्छा ठीक है, हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है। तो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कि कुछ टाइम पहले ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये महाराष्ट्र में है, ये इंडिया का अभी करंटली सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे सिर्फ 4 टाइगर्स हैं, तो ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व। एंड सबसे बड़ा है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की बात हो गई है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितना है। तो टोटल नंबर कितना है? 50, करंटली 50 है। ये चीज याद रख लीजिएगा। अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है बोराम देव टाइगर रिजर्व, इसको 51th टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। तो अगर ये टाइगर रिजर्व बन जाता है तो ये 51th टाइगर रिजर्व होगा। तो करंटली अभी कितना है? 50। अगर एग्जाम दिसंबर में हमारा CAPF का एग्जाम है और एग्जाम जो है सितंबर के बाद जो भी एग्जाम है, अगर तब तक ये बन जाता है तो ये एक न्यूज़ 100% बनेगा कि नया टाइगर रिजर्व कौन सा ऐड हुआ है। तो उसका नेम याद रख लीजिए, बोराम देव टाइगर रिजर्व। करंटली 50 है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर है, सबसे छोटा बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनके स्टेट भी याद रखना है, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इस टाइगर रिजर्व में जैसे देखिए, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
वर्धा रिवर, वर्धा रिवर ये भी हमें पता चल गया ये कहाँ पे है वर्धा रिवर, ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। यहीं से हमने एक रिवर के बारे में भी पता कर लिया, ज्योग्राफी को भी कवर करते हुए चलेंगे साथ साथ। वर्धा रिवर की हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है, क्योंकि आया है न्यूज़ में, ये चीज़ बन रही है, तो आप इसको कनेक्ट करते हुए चलिए, आपके जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो वर्धा रिवर कहाँ पे है, देखिए वर्धा रिवर, पहले तो इसमें टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। ये रहा बोर, ये महाराष्ट्र के इस एरिया में है, ठीक है। ये इंडिया के टाइगर रिजर्व का है। ये चाहे तो आप इमेज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये इमेज मिल जाएगी, आप वहां से इस इमेज को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट इमेज को गूगल कर लीजिए इंडिया टाइगर रिजर्व, आपको ऐसी काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, और ये काफ़ी इजी होती है अपने पास रखने के लिए। इससे एक बार में टाइगर रिजर्व्स और जो भी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें याद रह जाती हैं मैप वाइज। ओके, हम बात कर रहे थे वर्धा रिवर की, तो ये रहा हमारा स्टेट वर्धा रिवर, और महाराष्ट्र में ये रही वर्धा रिवर, अपर वर्धा रिवर। और ये कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है। तो हाँ, ये चीज़ आप देखिए, ये यहाँ से कुछ आती है। वर्धा रिवर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके पास में ही बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस वॉर्न्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये पूरा का पूरा आर्टिकल पॉलिटिकल है, बस हमें जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज है वो गवर्नर के बारे में है, तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। गवर्नर की जो डिस्क्रेशन पावर होती है, डिस्क्रेशन मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है इसका परफेक्ट हिंदी में अगर आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है विवेक या फिर निर्णायक। ओके, तो जो पावर्स हम अपने विवेक से लें, जो हम फैसले अपने विवेक से लें, खुद हमारा निर्णय हो, उसको कहते हैं डिस्क्रिशन, यानी डिस्क्रिशन पावर। तो गवर्नमेंट के गवर्नर के पास, एक स्टेट के गवर्नर के पास दो पावर्स होती हैं, दो टाइप की पावर्स होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, एक सिचुएशनल पावर होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट टाइप्स दो है। एक चीज यहाँ पे याद रख लीजिए, हमने पहले ये मेंशन कर दिया है, देयर कैन बी सेम गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स प्रोवाइडेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो एक स्टेट के दो, एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 1956 नहीं, बस आप 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रख लीजिए। और ये फैक्ट याद रख लीजिए कि एक गवर्नर जो कि एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। अब करंटली बताइए कि ऐसे कौन कौन से गवर्नर रह चुके हैं इंडिया में या हैं अभी, जो कि एक स्टेट से ज्यादा के गवर्नर हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की एंड सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर्स की गवर्नर के। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है गवर्नर के पास, एक तो क्या होती है कि वो अपनी खुद की कंसिडरेशन से जो बिल होता है उसको रिजर्व कर सकता है, प्रेसिडेंट पे ना भेजे, वो उसके ऊपर है। वो चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। और वो ये चीज बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के कर सकता है। एक तो ये पावर हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, व्हेन ही हैज टू रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल, जब प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है तो वो अपना निर्णय लेता है उसमें भी, ठीक है। दो पावर हो गई। तीसरी, एडिशनल चार्ज जब उसे दिए जाते हैं किसी यूनियन टेरिटरी के, ये वो पावर हो गई, ये उसकी अपनी पावर है, वो वहां पे जो भी डिसीजन ले ये उसके अपने होंगे। बाकी कुछ स्टेट हैं जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ पे नागालैंड भी इसमें आता है। तो कुछ स्टेट हैं जहाँ पे गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज कर सकता है। ओके, ये तो कुछ पावर्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं जो हमें याद रखनी है, एक तो बिल रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट को के कंसिडरेशन के लिए। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगता है वो अपने डिस्क्रिशन से लगाता है। ओके, सिचुएशनल डिस्क्रिशन बात करते हैं क्या है गवर्नर की। अगर पहली चीज तो वो क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक। व्हेन ही हैज टू अपॉइंट ए चीफ मिनिस्टर आफ्टर नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी, जब कोई भी मेजोरिटी ना हो तो वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और ये उसकी अपनी पावर है, डिस्क्रिशन पावर है। ओके, जब क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर
इनेबल हैं कॉन्फिडेंस प्रूफ करने के, मतलब सहमति जताने के लिए। सहमति मतलब जो हम कहते हैं ना कि इतनी सीट है, इतने में से मेजोरिटी एक एक सरकार के पास है, एक पार्टी के पास है, तो अगर वो इस चीज को करने में फेल हो जाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो डिसमिस कर सकता है। एंड व्हेन ही डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन टाइम व्हेन इट लूजेस मेजोरिटी, जब मेजोरिटी हट जाती है तो वो डिसॉल्व कर देता है स्टेट लेजिस्लेटिव को, उस समय गवर्नर रूल लग जाता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 152 से 162 में दी गई हैं, तो आप ये सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें गवर्नर के बारे में दिया गया है 152 से 162 तक। नेक्स्ट न्यूज एक अच्छी न्यूज है, और इसमें एक जिक्र हुआ है एक ऑपरेशन का, एक मिशन का, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, नेम आ सकता है। न्यूज क्या है, इजराइल अभी कुछ टाइम पहले आज आ चुका है, अभी बातचीत हुई थी और ये अब बात आगे बढ़ चुकी है कि इजराइल और इंडिया मिल करके रैपिड टेस्ट करने जा रहे हैं कोविड-19 के लिए। तो वो ट्रायल्स करेंगे अभी। तो पहले मेन एम क्या है, 30 से 50 सेकेंड के अंदर अगर कोविड-19 टेस्ट को कंडक्ट किया जा सके तो ये वर्ल्ड वाइड में एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो इस चीज़ के लिए इजराइल और इंडिया दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हमें इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस इस मिशन का नाम है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस का क्या है, इजराइल एंड इंडिया, आई देखिए कितने मित्र देश भी हैं, एंड उनका नाम भी आई से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो इसमें ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस इसका नेम है, और इसमें क्या होगा, इजराइल एंड इंडिया दोनों कंडक्ट करेंगे रैपिड टेस्ट्स को, ताकि और अचीव करना चाहेंगे 30 से 50 सेकेंड के अंदर कोविड-19 टेस्ट को। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये काफी पहले आई थी, 1 महीना पहले हमने कवर करा था। बोट्सवाना में ओकवांगो जो डेल्टा है बोट्सवाना में, वहां पे कुछ एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी, और ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये एक मिस्ट्री रह गई है अनसॉल्व्ड कि वो एलिफेंट की डेथ क्यों हुई थी। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पे ये आई है, और हमारे क्वेश्चन बन सकता है कि ओकवांगो जो डेल्टा है वो कहाँ है, तो वो बोट्सवाना में है, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ये हमें पता होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में बोट्सवाना जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका के अंदर आती है, और ओकवांगो डेल्टा आता है बोट्सवाना के अंदर। ठीक है, ये क्या चीज है ओकवांगो डेल्टा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है। इनलैंड डेल्टा मतलब ये इस टाइप का डेल्टा है, देखिए जो जैसे क्या होता है कि ज्यादातर जो रिवर डेल्टा होते हैं वो ओशियन में जाके मिल जाते हैं, ठीक, रिवर से आए एंड ओशियन में जाके मिल गए। बट जो ओकवांगो रिवर है वो क्या होती है, जो ओकवांगो डेल्टा है वो एक ओपन लैंड में जाके खत्म होता है, यानी एम्प्टी कहाँ होता है, ओपन लैंड में। ये लैंड होगा, लैंड लॉक्ड होगा, और यहाँ ये डेल्टा कुछ खत्म हो जाएगा, लैंड फ्लोडेड है। तो ये अपने आप में एक यूनिक है और एवर चेंजिंग इनलैंड डेल्टा है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। और ये वाली तो खासकर इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओकवांगो रिवर है वो एम्प्टी होती है इनटू एन ओपन लैंड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए। ओकवांगो डेल्टा कहाँ है, बोट्सवाना में। नेक्स्ट न्यूज ईरान से रिलेटेड है, ईरान एंड यूएसए के जो टेंशंस हैं उनके जो बातचीत है उससे रिलेटेड है। बट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसमें एक स्ट्रेट का जिक्र हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, HORMUZ, और ये इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है कि हम इसे मिस नहीं कर सकते। तो इसकी बात करते हैं। ये स्ट्रेट तो सबसे पहले किसके बीच में है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ठीक, अब इस स्ट्रेट की खास बात क्या है, देखिए मैं स्ट्रेट का मैप दिखाता हूँ, ये रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये देखिए ये स्ट्रेट किस टाइप की है, ये स्ट्रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से आएगा और यहाँ पे कुछ नॉच बन रहा है एक छोटा सा, ये देखिए, और इतने छोटे से नॉच पे जब कुछ बनता है इस एरिया को हम कहते हैं चोक पॉइंट। हम इस पॉइंट को कहा जाता है चोक पॉइंट। चोक पॉइंट अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, तो आप ये चीज अभी ध्यान रखिए कि इस पॉइंट को कहते हैं चोक पॉइंट। ठीक है, अब जो ये स्ट्रेट है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ कनेक्ट होती है। तो ये अरेबियन गल्फ अरेबियन एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, एंड इधर फिर अरेबियन सी आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि जो इसका नॉर्थ कोस्ट है वो एक तो ईरान में लगता है, एंड जो इसका साउथ कोस्ट है वो यूएई एंड ओमान में लगता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ पे कुछ आइलैंड भी हैं, तो ये
याद रख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक मिनट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसको इरेज कर, हाँ, ये यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे जो आइलैंड है, एक तो अबू मूसा, एक लेसर टूनब एंड ग्रेटर टूनब, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इनके आसपास की चीजों पे और इन पे भी डायरेक्ट आ चुके हैं, तो आप ये चीज याद रख लीजिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है। ठीक, इसमें से हमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये अकेला सी पैसेज है पर्सियन गल्फ के एंड गल्फ ऑफ ओमान के। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जो ये जगह होती है छोटी सी जहां पे ये बन रहा है, इसको चोक पॉइंट कहते हैं। तो चोक पॉइंट क्या होता है, देखिए, चोक पॉइंट एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट होता है, जैसे ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला जो है, ये यहाँ पे ये बड़े मैप में दिखाया हमने, ये वाला, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक चोक पॉइंट भी है। तो चोक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जहां पे इजीली सी के ट्रैफिक को स्टॉप किया जा सकता है। अब ये मान लीजिए कि अब ये इतना छोटा सा, अगर कोई यहाँ से गुजरेगी, कोई जैसे मिलिट्री ऑपरेशन अगर कोई हो रहा है और वो इधर से गुजर रहा है, तो क्या चीज होगी यहाँ पे कि उसको अपना जो ऑपरेशन है वो छोटा करना पड़ेगा, राइट। ये देखिए, अगर कुछ यहाँ से गुजर रहा है, कोई मिलिट्री कॉन्वे यहाँ से पूरा गुजर रहा है और उनको इधर जाना है, तो यहाँ पे जाते जाते उन्हें अपना पावर को छोटा करना पड़ेगा, यानी शिप्स को कम करना पड़ेगा, नैरो बनाना पड़ेगा, ताकि ये इस चोक पॉइंट से पास आउट हो सके, इजीली निकल जाए। फिर यहाँ पे जाके तो पावर बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे काफी कम हो जाएगी। तो जो ये चोक पॉइंट होते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे इजीली बैरियर लगाया जा सकता है। अगर यहाँ पे कुछ बैरल्स लगा दिए जाएं या फिर कुछ भी कंटेनर्स रख दिए जाएं शिप्स में, तो ये इजीली ब्लॉक किया जा सकता है, ये ब्लॉकेबल पाथ होता है एक। तो इसलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक चोक पॉइंट भी है। ऐसा ही एक चोक पॉइंट कौन सा है, सुएज कैनाल। अब सुएज कैनाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। सुएज कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि इजिप्ट को कनेक्ट करता है, इजिप्ट में है, और जो कि कनेक्ट करता है रेड सी और मेडिटेरियन सी को। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, चोक पॉइंट भी है। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि ये पर्सियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने का एक लौता माध्यम है। ठीक है, सुएज कैनाल देख लेते हैं क्या है, ये रही सुएज कैनाल। अब ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि बनाई गई है, यहाँ पे आर्टिफिशियल मीन्स बनाई गई है, सिंपल। तो ये इकलौती ऐसी कैनाल है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को इस रूट के तरह रेड सी से कनेक्ट करती है। और इसको कहा जाता है एशिया और अफ्रीका का बॉर्डर भी, बिकॉज ये रहा एशिया, इजिप्ट, एशिया वाला पार्ट ये रहा, और ये रहा अफ्रीका वाला पार्ट। तो ये इसके बिल्कुल बीच में है ये कैनाल, जो इनको अलग करती है यहाँ पे। तो इसको कहा जाता है बॉर्डर ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, ये भी कहा जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये भी याद रखना है कि जो स्विस कैनाल है वो किन दो को बीच में कनेक्ट करती है, तो वो मेडिटेरियन सी को एंड रेड सी को, दोनों को कनेक्ट करती है, और उसको कहा जाता है बॉर्डर ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। और ये कहाँ पे है, इजिप्ट में है। तो आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं, होपफुली आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा कि बिकॉज ये स्विस कैनाल एंड ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हॉर्मुज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मिस मत करिएगा। और इनको आप अपने मैप में, मैप बुक में आप इनको तुरंत नोट कर लीजिए साथ साथ, तो ये आपको याद रहेंगे काफ़ी टाइम तक। आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं द हिंदू में, 3 काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। एक तो मॉडर्न एज पे इंडिया एंड श्रीलंका के जो अच्छे रिलेशंस हैं उनको और कैसे करके पार्टनरशिप और अच्छी बनाया जाए उस पर रिलेटेड है। एक फॉरेन पॉलिसी, अब जो इंडिया पहले इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी, काफ़ी कंट्रीज साथ में थी, चाइना के साथ कोई विवाद नहीं था, बट फॉरेन पॉलिसी में चेंज की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, हमारी नाइबोरिंग कंट्रीज खासकर। तो ये आर्टिकल आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। इंटरनेशनल अफेयर से दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
हेल्थ केयर सेक्टर पे जो झटका पड़ा है कोविड-19 की वजह से, उसको रीशेप करने का समय आ गया है। और ये हम सबको पता है कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर क्या था, और अब एक भी आपदा आई, एक ऐसे पैंडेमिक आया और सब कुछ हिल गया। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं जो फ्यूचर में अगर ऐसे कोई चैलेंज आए तो हम उससे हिम्मत से निपट सके, एक पूरी स्ट्रेटेजी हो कि अगर फ्यूचर प्लानिंग हो तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िए, हेल्थ से रिलेटेड है। द इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एंड डेमोक्रेसी आया है और ये चाइना एंड इंडिया के से रिलेटेड है, ये आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा खास नहीं है बट आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल स्थितिज और आरबीआई जो चेंजेस कर रहा है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्टिकल आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सारे आर्टिकल्स आपको पता ही है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट नॉलिफाइड सर्च करके KNOWLAFIDE, ये हमारे चैनल का नेम है, डायरेक्ट सर्च करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो इमेजेस ये दिखाई है ये सारी इमेजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, अदरवाइज आप इनको गूगल कर सकते हैं एंड इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।